जो वेन्यू था बॉलर्स का कब्रिस्तान, बना बल्लेबाजों का इम्तिहान, और वॉशिंगटन ने अपने नाम की तरह कराई सुंदर बॉलिंग। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। वही वेन्यू, वही हरीफ, लेकिन प्लान बदला। ऐसा बदला कि 2 साल पहले इंग्लैंड ने इसी ग्राउंड पे इसी तरह से टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और वो कारनामा अंजाम दे दिया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। 78 ओवर्स खेले और बनाए 506 रन और गिरी सिर्फ 4 विकेटें। लेकिन इस बार इसके बरक्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पिच को किया गया ड्राई, उसको बनाया गया स्पिनर्स के लिए साजगार, और पहले ही दिन इस पिच ने अपने तेवर दिखा दिए। 13 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली। तो मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि क्रिकेट खेले हुए लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान को फ्लैट ट्रैक बनाना चाहिए, खूब रन्स बने। और भाई, हमारी ना बैटिंग ऐसी है, ना हमारी कंडीशन इस तरह की है, हम खुद ही फंस जाते हैं। हमें वो करना चाहिए जो हमें सूट करता है, यानी कि हम बनाएं स्पिन ट्रैक, स्पिन कंडीशन, और उसमें सामने वाली टीम को फंसाएं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस पिच ने पहले ही दिन अपने तेवर दिखाए और परेशान करके रख दिया इंग्लैंड की इस बैटिंग लाइन को। सिर्फ जैक क्रॉली की विकेट गिरने की देर थी, जिसके बाद एक ऐसा खाता खुला और एक के बाद एक विकेटें गिरना शुरू हो गई। साजिद और नोमान ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को बुरा हाल कर दिया, उन पे टूट पड़े। बेन डकेट ने चांस मिलने के बाद 50 तो स्कोर की, लेकिन उसके बाद ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्ट्रोक, कोई भी कुछ ना कर सका, कोई भी ना चल सका। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पिन ट्रैक बनने के बाद और बनने से पहले हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेना, तो आपको इससे आइडिया हो जाता है कि हमको क्या सूट करता है और हमको क्या करना चाहिए। तो 2022 के वो 3 टेस्ट मैचेस और एक टेस्ट मैच मुल्तान वाला, तो हो गए ये 4 मैचेस। 4 मैचेस में इन्होंने खेली है 6 इनिंग्स, और इन 6 इनिंग्स में 785 रन है। यानी ही स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 130.8, ऑलमोस्ट 131 की एवरेज पे हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में स्कोर किया था। लेकिन जैसे ही आकिब जावेद और अजहर अली आ गए, तो मामलात इतने चेंज हुए कि अब उनकी लास्ट 3 इनिंग में 30 रन है 10 के एवरेज के साथ। अब बताइए, हमको बनाना चाहिए फ्लैट ट्रैक, क्योंकि वो तो फायदा वो उठा रहे हैं। हमें तो इसी तरह से खेलना चाहिए और यही प्रेशर डालना चाहिए। मैं कहता हूं ये मैच चाहे पाकिस्तान हारे या जीते, ये मुकाबला तो शुरू हुआ, हमें कुछ फायदा तो हो रहा है, देखने में तो मजा आ रहा है। वन साइडेड मैचेस का क्या फायदा? ये किसके लिए होती है ऐसी क्रिकेट? तो खैर, एनी हाउ, मूविंग ऑन। 118 पर 6 विकेटें गिरी और उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद हम रिलैक्स हो गए या हमने ओपोनेंट को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहूंगा कि जेमी स्मिथ मुझे वैसे ही बहुत पसंद थे, लेकिन अब उनकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो जो 89 रन की उन्होंने इनिंग खेली, फॉर सम रीजन वो कुछ देर के लिए 91 भी हो गई थी, लेकिन 89 की वो जो उन्होंने इनिंग खेली है, वो बड़ी बड़ी सेंचुरीज और 150 रन 200 रन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टीम का हाल देखे, जिस जगह पे रन्स की जरूरत थी, जिस जगह पे स्टेबिलिटी की जरूरत थी, सबसे इंपॉर्टेंटली वो वहां उन्होंने दिखाई। वो आए, उन्होंने सही से खेला। सही से खेलने का मतलब है, मुझे आज के दिन ना इंग्लैंड का गेम प्लान समझ में नहीं आया। एक साइंस होती है स्पिन को खेलने की, ये थोड़ी झाड़ू चलाते रहेगा, जो आएगा वो स्वीपे मारेगा, जो आएगा कुछ समझ नहीं आया तो रिवर्स स्वीप मार देगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो जेमी स्मिथ ने जिस तरह से खेला ना, वो लगता है कि अगर आप यहाँ सही से खेलें, सीधे बैट से खेलें और अपने आप को टाइम दें, वक्त दें। देखिए, उन्होंने टाइम दिया, उसके बाद उन्होंने 6 छक्के भी लगाए, इतना तेज खेले वो बाद में जाके। तो वो जो 89 रन की इनिंग है, वो बड़ी शानदार रही। और यहाँ एटकिंसन की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो 39 रन साथ में जोड़े, जिसकी वजह से 107 रन की पार्टनरशिप बनी इस विकेट पर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पार्टनरशिप है जो पाकिस्तान को मैच से दूर लेके गई है, क्योंकि मेरे हिसाब से इन दोनों ने जैसा खेला है, उसके बाद कोई तकरीबन 100 रन पाकिस्तान ने ज्यादा बनने दिए हैं। और वो हमको हर्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पिच है। जहां पहले दिन ना बॉल टखनों में आ रही हो ना, तो वहां आप समझ जाएं कि आखिरी बैटिंग करने वाले का क्या हाल होगा। खैर, तो पाकिस्तान ने 267 पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। यहाँ पिछले मैच के हीरो साजिद खान ने फिर 6 विकेटें ली, नोमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जाहिद महमूद ने एक ही विकेट ली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जेमी स्मिथ की विकेट उनको मिली।
फाइनली उनके क्रेडिट पे कुछ आया। जवाब में पाकिस्तान ने पुरेतमाद आगाज लिया। 35 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, और फिर उसके बाद 43 रन पे दूसरी विकेट गिरी जब साइम अय्यूब आउट हुए। कमाल ये कि आपको देख के लगेगा कि बड़ी बुरी, इन्होंने अच्छा नहीं खेला, बड़ी बुरी पार्टनरशिप रही, पर दिस इज द बेस्ट पार्टनरशिप एवर बाय दीज टू। तो हमारे ओपनर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं वो आपको नजर आ गया होगा। इनकी 35 रन की जो आज ओपनिंग पार्टनरशिप है वो इन दोनों के दरमियान बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप है। तो अफसोस मुझे हुआ इस मैच में, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी वो थी कामरान गुलाम की। वो 3 रन पर आउट हुए, और वो आउट भी हुए फास्ट बॉलर से। बताओ जरा, ऐसी पिच पे फास्ट बॉलर से आउट होना। और कामरान गुलाम का ना, यहाँ पिछले मैच में तो उनकी सेंचुरी है ही, यहाँ रावलपिंडी में उनका फर्स्ट क्लास के स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनका यहाँ एवरेज बहुत कमाल का है, लेकिन आज वो नाकाम रहे। तो 46 रन पे 3 विकेट गिरी जब कप्तान और नायब कप्तान ने आकर संभाला। थोड़े शेकी रहे दोनों, बट स्टिल आई वुड से कि इन्होंने विकेट नहीं गिरने दी। दोनों 16-16 रन पर खेल रहे हैं, और अब पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इनको तकरीबन 80 से 100 रन की लीड चाहिए। अदरवाइज जरा सा कुछ 19-20 हुआ ना, ये मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, और नीडलेस टू से सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट जगह है, बहुत डिफिकल्ट पिच है। यहाँ पे जो है वो आखिरी बैटिंग करने वाले की तो बस खैर नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन ये टेस्ट मैच चलेगा, और इसका फैसला ज़रूर आएगा। बट आई वुड स्टिल से, एंड आई वुड रिपीट माई सेल्फ, कि ये एक्साइटिंग क्रिकेट है, ये क्रिकेट देखने में मज़ा आ रहा है। हमें इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है, और इसी तरह की क्रिकेट को आगे प्रमोट भी करना चाहिए। खैर, अब कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसियों की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पुणे में जारी है, और होम टीम को इस सीरीज में कमबैक करने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और इस मैच की दिलचस्प बात जो है ना, 3 दिन पहले तक जिस इंसान का स्क्वाड में नाम भी नहीं था, वो भारत को जीत की पोजीशन में ले आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर की। और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। उन पे आते हैं, पहले आपको बता दें कि भारत ने इस मैच में किए 3 चेंजेस। केएल राहुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं केएल राहुल को बाहर करो, क्योंकि वो परेशान से ही लगते हैं, ठीक है। तो केएल राहुल की जगह आए हैं शुभमन गिल, कुलदीप यादव की जगह आए हैं वॉशिंगटन सुंदर, और सिराज की जगह आए हैं आकाशदीप। तो ये 3 चेंजेस हैं। और जहां तक वॉशिंगटन सुंदर की बात है, तो 18 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी में अगेंस्ट दिल्ली ही स्कोर्ड 152 रन्स एंड टुक 3 विकेट्स इन बोथ इनिंग्स। तो वो इन ईच इनिंग्स उन्होंने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो उनकी परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि उनका कॉलअप बनता था, उनको टीम में ना सिर्फ स्क्वाड में शामिल किया गया, उनको खेलने का मौका मिल गया। और मैं कहता हूँ ये $1 मिलियन डिसीजन था, जिसका भी ये फैसला था ना, उसको क्रेडिट जाता है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे अजीत अगारकर ने प्रेशर डाला हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये कमाल का डिसीजन है कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, और उन्होंने भी अपनी सिलेक्शन को क्या जस्टिफाई किया है। ब्रिलियंट बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। मैं टोटल उनके स्टैट्स बता देता हूँ। 23.1 ओवर उन्होंने कराए, 59 रन दिए, और 7 खिलाड़ियों को आउट किया। इट इज जस्ट फिनोमिनल। जो बाकी 3 विकेटें हैं वो अश्विन ने हासिल की। मिचेल सेंटनर ने 8वें नंबर पे जाके 33 रन की जो इनिंग खेली है ना, उसकी बदौलत न्यूजीलैंड का स्कोर 259 तक पहुंचा। अदरवाइज वो इससे पहले ही निमट जाते। लेकिन कमाल की बात यहाँ ये है कि 138 फॉर 2 था। 138 फॉर 2 से 259 पर समेट लेना, ये ज़बरदस्त बात है, और इसका सारा क्रेडिट वॉशिंगटन सुंदर को जाता है। तो कॉनवे टॉप स्कोरर रहे न्यूजीलैंड के लिए, उन्होंने किए 76 रन, और रचिन रविंद्र के 65 रन की इनिंग, उनकी जो ये फैबुलस फॉर्म है वो कंटिन्यू हो रही है। लेकिन इसके बाद कोई कुछ खास कर नहीं पाया। और जब भारत ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गए। वो एक बार फिर टिम साउथी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए, वो फंसते हैं इनसे। भारत का टोटल 16 है, एक खिलाड़ी आउट है, और 243 रन्स मजीद दरकार हैं, ट्रेल बाय 243 रन्स। बहुत ही मजेदार मैच है। इनफैक्ट दोनों मैचेस अपनी जगह बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? क्या होगा, क्या होने जा रहा है?
कौन क्या करेगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।